हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है 2 डायमेंशन में एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है 3 डायमेंशन में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 डायमेंशन बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह जो है वाई एक्सिस है और ऊपर में मान लो जेड एक्सिस, यह जेड एक्सिस। इसको राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं। यह हो गया एक्स, यह हो गया वाई, ऊपर हो गया जेड। अब इसमें कोई जो है एक वेक्टर है जिसको आपको हम दर्शा रहे हैं ओपी से। यहाँ ओपी जो है कोई वेक्टर है, ओपी वेक्टर ए। तो इस ओपी वेक्टर को हम लोग को ध्यान देना है कि ओपी वेक्टर क्या है। इसको एज्यूम कीजिए ऐसे, यह जो है ब्लू वाला लाइन, इसको ब्लू से हम लोग स्केच कर देते हैं। ब्लू जो लाइन है यह हमारा एक्स एक्सिस है, तो यह हो गया ब्लू एक्स एक्सिस इस तरह से। यह ब्लैक वाला जो है वाई एक्सिस हो गया और ऊपर में जो ब्लैक है यह हमारा जेड एक्सिस हो गया ऐसे। तो ये 3 डायमेंशन हम लोग यूज किए हैं ऐसे 3। अब इसके कोई वेक्टर ओपी वेक्टर ऐसे है, यहाँ पर देखिए क्या ओपी वेक्टर है, ये तिरछा है ऐसे। तो ओपी से जो है हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा एक्स एक्सिस है ओपी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है एक तिरछा है हमारा ओपी वेक्टर। यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे एक्स एक्सिस पे, ध्यान देना है एक्स एक्सिस पे, या ओ पी एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाले इसको ए मान लेंगे। तो यहाँ से जो ये तिरछा एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग अल्फा बोलेंगे एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे ऐसे देखिए एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं और इस एंगल को जो है अल्फा, इस पॉइंट को ए बोलेंगे। तो अब जो है ट्रायंगल, इसको ओ ए पी ट्रायंगल को हम लोग को ध्यान देना है। ओ ए पी ट्रायंगल को अब 2 डायमेंशन में हम लोग को समझना है। 2 डायमेंशन में तिरछा जो ऐसा प्लेन बनेगा आपका, यह जो प्लेन बना तिरछा, यहाँ पर ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया और ओपी वेक्टर का एरिया जो हम लोग ऐसे लिए ओ ए पी। अब इसी को, इस पार्ट को जो है ले आकर के 2 डायमेंशन में यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसको 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में चेक करेंगे तो यह एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री है। यही 90 डिग्री एंगल आपको ध्यान से समझना है 3 डायमेंशन में। थोड़ा सा हार्ड होता है समझना, लेकिन आप ध्यान दोगे तो इजीली समझ जाओगे। यह हमारा जो है यह वेक्टर है रेड वाला, यह वेक्टर है रेड वाला और ब्लू वाला एक्स एक्सिस है। यहाँ से परपेंडिकुलर हमने डाला है, तो यह एंगल आपको दिख रहा है डायग्राम में 90 डिग्री। यहाँ देखिए यह एंगल जो है आपको दिख रहा है डायग्राम में 90 डिग्री। यह एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल हमारा अल्फा है। यहाँ से यहाँ यह एंगल जो है अल्फा है और यह पी और ए जो है इस अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर का लाइन और यह ओ और ए जो है इस एंगल के लिए बेस कर रहा है। इसी को हम लोग ऐसे डाल देंगे यहाँ पर एक प्लेन में इसको ले आए। तो यहाँ पर देखिए आपका यह जो है ओपी वेक्टर है, ओ और पी वेक्टर और यह जो है हमारा एक्स एक्सिस है, यह एक्स एक्सिस है और यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला है। तो यह पी और ए जो दिख रहा है यहाँ 3 डायमेंशन में बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशनल प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक्चुअली ऐसा है यह एंगल और यह एंगल हमारा जो है अल्फा है। जो यह अल्फा यहाँ दिख रहा है तो लिखेंगे फ्रॉम एंगल ओ पी ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू
ओ ए बाई ओ पी, ओ ए इज इक्वल टू ओ पी कॉस अल्फा। ओ ए को हम लोग ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू ओ पी हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया तो ए कॉस अल्फा। तो यह हो गया हमारा एक्स कंपोनेंट निकालने का तरीका, जहाँ एक्स के साथ अल्फा एंगल बना। अब जो है इसी का देखिए यहाँ पुनः जो है अब ये वेक्टर है, फिर यहाँ पे डायग्राम पे हम लोग आ गए। अब इस वेक्टर से थ्री डायमेंशन में इस वेक्टर से जो है अब हम लोग क्या करेंगे, बीच या वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, या ये परपेंडिकुलर इसको ऐसे घुमा करके आपको दिखा रहे हैं, या परपेंडिकुलर इसको ऐसे कर देंगे, या प्लेन देखिए जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, या प्लेन देखिए या प्लेन फॉर्म हो रहा है, या वो पॉइंट हो गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ जो लिंक कर रहा है ये O हो गया, यह पॉइंट P हो गया और यह हमारा B हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से अब यह y एक्सिस पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से y एक्सिस पे। यह जो है B पॉइंट हो गया, तो यह O और B, OB जो है यह एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, तो यह OB हमारा x का y कंपोनेंट कहलाएगा AY, और यह जो है x कंपोनेंट कहलाएगा AX। अब जो है यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नीचे लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल, या यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPB, OPB से OP के साथ यह एंगल देखिए बीटा है, cos बीटा इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OP, OB इज इक्वल टू OP cos बीटा, OB को AY लिखेंगे A cos बीटा, अंदर ब्लॉक मेमोरी में ब्लॉक, यह Y कंपोनेंट निकलेगा। अब हम लोग को Z कंपोनेंट निकालना है, तो Z कंपोनेंट निकालने के लिए फिर जो है फिर थ्री डायमेंशनली सोचिए, बार बार थ्री डायमेंशनल इसलिए आपको सोचवा रहे हैं कि आगे जो प्रॉब्लम हम लोग को करना है उसमें थ्री डायमेंशनली कंस्ट्रक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर पुनः देखिए यह हमारा O और P वेक्टर है, अब यहाँ से Z एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, यह Z एक्सिस है इस पे परपेंडिकुलर डालिए Z एक्सिस पे, तो यह एंगल हमारा गामा होगा, और यहाँ पर यह जो होगा पॉइंट इसको C मान लेंगे, इसको फिर ऐसे देखिए AC या OC और यह P, OCP में या C पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा, और यह एंगल जो होगा एक प्लेन फॉर्म करेगा जो उसमें गामा एंगल हम लोग मान लेंगे Z एक्सिस के साथ। तो Z एक्सिस के साथ जो है Z एक्सिस पे यहाँ से जो है पुनः हम लोग जो है Z एक्सिस पे ऐसे डालेंगे आपका परपेंडिकुलर, यह हो गया C पॉइंट, तो OC जो हो गया ये Z कंपोनेंट हो गया AZ, और यह एंगल जो हो गया हमारा Z एक्सिस से यह एंगल हो गया गामा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रॉम ट्रायंगल, अब यहाँ पर C पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दर्शा देंगे, D पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर यह 90 डिग्री है। तो अब यहाँ देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, अब देखिए ये OPB जो ट्रायंगल हम लोग y कंपोनेंट में निकाले हैं, इसमें डायग्राम ऐसा नहीं बनाया है, इस डायग्राम को पुनः आप बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो हम लोग OB निकाले हैं, यह एंगल देखिए यह y पे गया, तो ये जो ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है O या हमारा P है, और OPB यानी OP और B ट्रायंगल से cos थीटा हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए, तो हम लोग निकाले हैं OPB ट्रायंगल से। तो OPB ट्रायंगल के लिए देखिए यह हमारा जो लाइन है यह है OP लाइन है, O और P लाइन OP, और यह जो एक्सिस है हमारा Y एक्सिस है, और यह एंगल जो है बीटा है, और P से परपेंडिकुलर हम लोग को डाला है, यह O है यह B है। ठीक इसी तरह अब हम लोग Z एक्सिस के लिए यूज करेंगे, तो Z एक्सिस के लिए जो है फ्रॉम ट्रायंगल OPC,
ओपीसी ट्रायंगल को फिर एक बार इमेजिन कर लीजिए। यह हो गया हमारा y, यह हो गया x और यह हो गया हमारा z और यह हो गया हमारा OP वेक्टर। यह OP वेक्टर देखिए ऐसे आ गया OP वेक्टर। अब इस OP से z एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, यह हमारा गामा आ जाएगा, यह हमारा PC आ जाएगा, यह 90 डिग्री। इसी को ऐसे दर्शाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यह ट्रायंगल यहाँ पर पूरा हम लोग बनाएंगे। तो यह देखिए यह हमारा OP वेक्टर हो गया, O और P और z एक्सिस जो है ऊपर है, तो ये z एक्सिस हम लोग ऊपर बना दिए, ये z एक्सिस है और यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोगों ने ले लिया, यही परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डाल दिए, जो डॉटेड लाइन डॉटेड डॉट यह C पॉइंट है, यह एंगल हमारा गामा है, तो यह हो गया A z कंपोनेंट। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPC cos gamma is equal to OC by OP, OC is equal to OP cos gamma। इस तरह AZ बराबर हो गया A cos gamma। ये 3 डायमेंशनली अंदर एक्सट्रूड होना चाहिए आपको। ये x कंपोनेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक, ये y कंपोनेंट के लिए और यह z कंपोनेंट के लिए, तीनों में एक बात कॉमन आपको दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है कि x कंपोनेंट जब हम लोगों ने निकाला है, यहाँ x पार्ट को x कंपोनेंट जब हम लोगों ने निकाला है तो यह अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ है। उसी तरह जब y कंपोनेंट हम लोगों ने निकाला है तो यह बीटा एंगल जो है y एक्सिस के साथ है। उसी तरह जब हम लोग z कंपोनेंट कैलकुलेट किए हैं तो गामा एंगल z एक्सिस के साथ है। तो जिस भी रेफरेंस के साथ हमारा एंगल बनता है उस रेफरेंस के एलोंग कंपोनेंट में कॉस का फैक्टर आता है, जो कल आपको 2 डायमेंशन में बताया थे। तो 2 डायमेंशन में तो जिस रेफरेंस के साथ थीटा कनेक्टेड था उसके एलोंग कॉस था और उस रेफरेंस के परपेंडिकुलर में हमारा साइन था। लेकिन यहाँ 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं हम लोग को करना है, क्योंकि यहाँ सेम प्लेन ऐसा नहीं है। जैसे 2 डायमेंशन में हम लोगों ने देखा कि यह हमारा वेक्टर था, 2 डायमेंशन का वेक्टर देखिए, यह x है यह y है, तो ये वेक्टर था, इसलिए यह एंगल बनाया। तो यहाँ पर अगर यह अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा लिख सकते थे, इसलिए कॉस में हमारा साइन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ जो वेक्टर है वो ऐसे वेक्टर है, 3D में देखिए इस तरह का वेक्टर है, ये 3 डायमेंशन में ऐसे देखिए या इस तरह का वेक्टर है, ऐसे तिरछा है, या आपका x y और z, तो ये तिरछा है। अब यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये तिरछा एंगल बन रहा है, एक इंक्लाइंड ऐसे तिरछा प्लेन हम लोग एज्यूम करेंगे, या प्लेन एज्यूम करेंगे, या O या P या A तिरछा प्लेन है, इसलिए यह एंगल अल्फा है। यहाँ पर x एक्सिस के परपेंडिकुलर हमारा y एक्सिस है, लेकिन यहाँ पर जो ये वेक्टर को ले ले और y एक्सिस को ले ले, तो वेक्टर और y एक्सिस मिलकर के जो प्लेन बना रहा है वह प्लेन, और x एक्सिस और यह वेक्टर इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो यह प्लेन ध्यान रखिए। तो ये जो प्लेन बन रहा है हमारा x और वेक्टर एक्सिस का प्लेन और y और वेक्टर एक्सिस का प्लेन, ये दोनों सेम प्लेन नहीं, सेम प्लेन नहीं होने के कारण अगर x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो x डायरेक्शन में अगर cos का फैक्टर आ रहा है तो y डायरेक्शन में sin का फैक्टर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए y कंपोनेंट को हम लोग कभी भी a cos a sin अल्फा नहीं कह सकते हैं। ये जब भी होगा तो बीटा के साथ होगा, या बीटा के जगह कोई भी एंगल मानेंगे, क्योंकि यह दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है। y और वेक्टर, y एक एक्सिस और दूसरा वेक्टर हो गया खुद, तो वेक्टर को y एक्सिस के अलग रोटेट कराइए या y एक्सिस को वेक्टर के साथ रोटेट कराइए ओरिजिन के अबाउट, तो जो प्लेन बन रहा है y एक्सिस और वेक्टर लेकर के वह हमारा y वेक्टर प्लेन है। तो y वेक्टर प्लेन का एंगल जो है y एक्सिस के साथ जो है वह हमारा बीटा है। उसी तरह z डायरेक्शन का आपको इमेजिन करना है कि यह z डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन और वेक्टर, यह वेक्टर तिरछा है, तो वेक्टर और z डायरेक्शन इसको हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे, तो यह देखिए यह यहाँ पर रोटेट करेगा इस तरह से। तो यह वेक्टर और z डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यह z डायरेक्शन और वेक्टर मिलकर के भी एक प्लेन है। यह जो प्लेन है यह x वेक्टर प्लेन नहीं है, y एक्सिस वेक्टर प्लेन नहीं है, यह जो है z एक्सिस वेक्टर प्लेन है, यानी कि यह कोई अनदर प्लेन आ गया।
इसलिए इस प्लेन में जेड एक्सिस के साथ वेक्टर जो है गामा एंगल बना रहा है, इसलिए हमारा यह गामा जो होगा जेड कंपोनेंट जो होगा उसमें कॉस फैक्टर आएगा, इसमें भी साइन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर 3 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में अंतर क्या है कि 2 डायमेंशन में अगर x में जो कंपोनेंट हम लोग निकाल रहे हैं, y में जो कंपोनेंट होता है वह x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है और xy एक प्लेन का फॉर्म करता है, इसलिए x के साथ थीटा है तो y के साथ एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। तो हम लोग a cos 90 माइनस थीटा लेंगे तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, इसलिए a sin थीटा यानी कि x में अगर cos लेते हैं तो y में हमारा sin आ जाता है फैक्टर। लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा कभी भी कंफ्यूजन नहीं यूज करना है, क्योंकि 3 डायमेंशन में x एक्सिस और वेक्टर एक अनदर प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरा प्लेन है और z एक्सिस और वेक्टर जो है एक तीसरा प्लेन है। तीनों प्लेन सेम प्लेन नहीं है, इसलिए इसमें अगर x के साथ हमारा a cos अल्फा आता है तो y एक्सिस के साथ a sin अल्फा कभी भी नहीं होगा। y एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसके टर्म में cos का फैक्टर लगेगा, इसलिए a cos बीटा। सिमिलरली इसी तरह z एक्सिस के साथ जो है y में अगर a cos बीटा है तो z में a sin बीटा नहीं होगा। z एक्सिस के साथ जो एंगल गामा होगा गामा के साथ cos का फैक्टर आएगा, यानी z कंपोनेंट a cos गामा के बराबर होगा। यहाँ पर यह ध्यान देना है, क्योंकि xy डायमेंशन में xy एक ही प्लेन को फॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ जो वेक्टर है वह x एक्सिस के साथ एक अनदर प्लेन को फॉर्म कर रहे हैं। कौन सा प्लेन फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम डायग्राम में बना रहे हैं। आप देखिए ये जो प्लेन हो गया वेक्टर का रेड कलर और ब्लू कलर लेकर के जो यह प्लेन फॉर्म हो रहा है, ये प्लेन को ध्यान दीजिए, ये प्लेन जो डॉटेड करके आपको सेलेक्ट कर रहे हैं यह प्लेन हमारा ये फॉर्म हो रहा है। तो यह एक अलग प्लेन है, यह प्लेन XY प्लेन नहीं। उसी तरह Y एक्सिस के साथ देखिए, Y एक्सिस के साथ जो मिलकर के यह प्लेन फॉर्म हो रहा है, यह प्लेन फॉर्म हो रहा है, यह एक अलग प्लेन है। Y एक्सिस और वेक्टर A को मिला करके, यानी Y एक्सिस यह हो गया वेक्टर और यह हो गया Y एक्सिस A अनदर प्लेन को फॉर्म कर रहा है। उसी तरह Z एक्सिस के साथ हम लोग देखें तो दूसरा कलर यूज करते हैं, Z एक्सिस के साथ यह वेक्टर मिलकर के एक अनदर प्लेन फॉर्म कर रहा है। तो यह प्लेन है, तीनों का तीनों प्लेन जो है वह अलग अलग प्लेन है, सेम प्लेन नहीं है, इसलिए एक के साथ अगर cos फैक्टर है तो दूसरे के साथ y फैक्टर नहीं आएगा। ये तीनों प्लेन को डिस्टिंग्विश करना सीख लीजिए। यह जो हमारा ऐसे वेक्टर आया, एक प्लेन x एक्सिस जो है वह ऐसे है तो x एक्सिस, और यह हमारा वेक्टर है तो एक प्लेन यह है जो ब्लू कलर से दर्शाया गया है। उसी तरह यह y एक्सिस है तो एक प्लेन यह है जो ब्लैक कलर से दर्शाया गया है। उसी तरह यह z एक्सिस है तो एक प्लेन यह है जो रेड कलर से दर्शाया गया है। इस तरह जो है तीन डिफरेंट प्लेन्स है, यहाँ पर क्या लेना है। तो ये है हमारा रिजोल्यूशन, जिसमें आपको याद रखना है केवल मेमोरी में अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको और इसको, बस यही 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और ये प्लेन ध्यान रखना है आपको कि प्लेन जो है ये तीनों अलग अलग है, इसलिए कहीं पर भी जब 3 डायमेंशनल कंसेप्ट आए और किसी एक रेफरेंस के साथ अगर हम जो एंगल लेते हैं उसके परपेंडिकुलर रेफरेंस में डायरेक्ट साइन कॉस का साइन करके नहीं लेंगे, क्योंकि एंगल इसमें डिफरेंट होता है। अब हम लोग को ये 3 कंपोनेंट दिया हुआ है, 3 कंपोनेंट के आधार पर जो है हम लोग को क्या करना है, कंपोज करना है। ये तो रिजॉल्व हो गया, अब इसके बाद कंपोज करना है हम लोग को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। तो नेक्स्ट इसको मिटा देते हैं। डायमेंशन में अब हम लोग को कंपोजिशन करना है, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। तो देखिए 3 डायमेंशन में हम लोग को कंपोज करना है, यानी x कंपोनेंट हम लोग के पास अवेलेबल होगा, y कंपोनेंट हम लोग के पास अवेलेबल होगा और z कंपोनेंट भी हम लोग के पास अवेलेबल होगा।
तो पहले हम लोग जो है रेफरेंस बना लेते हैं, तो इसी तरह इसी रेफरेंस की तरह पूरा बनाते हैं हम लोग। ब्लू कलर से जो है या एक्स एक्सिस हम लोग ले लेते हैं इधर, ब्लैक कलर से जो है या वाई एक्सिस ले लेते हैं, और रेड कलर से जो है ये जेड एक्सिस हम लोग ले लेते हैं। आप इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड भी मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह हो गया हमारा एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, और यह हो गया जेड एक्सिस के ऊपर में। अब जो है एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम लोग मान लेते हैं या ओ पॉइंट है, या कंपोनेंट है ए, ओ ए, या हमारा एक्स कंपोनेंट है, इसके लिए यहाँ पर ए एक्स हम लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट आपको दिया होगा। उसी तरह वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यह हमारा ओ बी है, ए बी पॉइंट ले लेते हैं। ये वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है ए वाई, यहाँ देखो इसको y माने हो तो इसको y कर दो, इसको x, तो यह हो जाएगा x कंपोनेंट। वर्टिकल राइट हैंडेड सिस्टम यूज किए हैं, अगर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम यूज करेंगे तो यह x या y और ऊपर वाला z हो जाएगा। या देखिए ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम यूज करेंगे तो यह x, तो इधर हमारा y की ओर रोटेट करेगा या हम z जाएगा, तो हम लोग को चेंज कर देना पड़ेगा, x y हो जाएगा, y x हो जाएगा। अगर राइट हैंडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये जो बाहर की ओर आ रहा है यह हमारा x है, और यह हमारा y है जिधर यह रोटेट कर रहा है चारों फिंगर, और थंब जो है वह z डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यह ax हो गया, यह ay हो गया, y कंपोनेंट यहाँ पर इसको लिख देते हैं ay, और ये ब्लू कलर वाला ax हो गया, और रेड कलर वाला जो है az है, यानी z कंपोनेंट यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, इसको C वेक्टर az। अब जो है x एक्सिस और y एक्सिस को ध्यान से आपको देखना है, यह हो गया ब्लू x एक्सिस और यह ब्लैक हो गया y एक्सिस। देखिए यह x एक्सिस है या y एक्सिस है, इसी को इधर से जब रोशनी डालेंगे तो यह हमारा शैडो आएगा, जो शैडो से हम लोग इस प्लेन को दर्शाते हैं। तो अब इस y एक्सिस को अगर ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो यह xy प्लेन फॉर्म हो रहा है, xy प्लेन। तो ये xy प्लेन को फॉर्म कीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे पैरेलल इसके यानी OB के पैरेलल डाल देंगे A से कोई पॉइंट, और फिर B से OA के पैरेलल डालेंगे, तो यह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यह जो है रिजल्टेंट आएगा, ये ब्लैक वाला रिजल्टेंट। देखिए ब्लैक के जगह इस रिजल्टेंट को हम लोग रेड से दर्शाएंगे, या रेड वाला ये रिजल्टेंट आ जाएगा किसका, XY प्लेन में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर रहे हैं हम, तो इस OB के पैरेलल जो है ए से लाइन खींचेंगे, OB के पैरेलल एकदम ध्यान से खींचिए, जहाँ B पॉइंट है उसके पैरेलल फिर आ जाइए, फिर OA के पैरेलल जो है यहाँ से खींचेंगे हम लोग B से OA के पैरेलल, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए इस पॉइंट को जो है हम लोग कुछ मान लेंगे, चूंकि C यहाँ मान चुके हैं तो दूसरा पॉइंट मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। तो यह XY प्लेन में आ गया, तो OD जो है यह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यह वेक्टर हो गया। तो देखिए OA वेक्टर और प्लस OB वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं OD वेक्टर, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, D एड मतलब वेक्टर एडिशन से OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बराबर OD वेक्टर, तो OD वेक्टर बराबर लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। तो OD वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, तो OD वेक्टर के मॉड का स्क्वायर जो हो गया ये रूट ओवर OA वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस OB वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, प्लस ये दोनों के बीच का एंगल देखिएगा तो ये 90 डिग्री आएगा, cos 90 का टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। तो OD वेक्टर का मॉड का स्क्वायर जो है यह हो गया रूट हट जाएगा, डायरेक्ट OA स्क्वायर को AX स्क्वायर और OB स्क्वायर को AY स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए OA के जगह AY है और OB के जगह AX है, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इसके जगह या इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, ये सेम है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको थोड़ा
3 डायमेंशन में समझना भी है उसको भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा x हो गया और यह हमारा y हो गया, यह x y प्लेन हो गया, यह हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब इस और यह हमारा z एक्सिस है, z एक्सिस पे इसी को मान लो कि यह OC है और यह हमारा OD है। यह OC और OD को देखिए और OD से D पॉइंट पर पुनः हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी OC यानी OD और एक परपेंडिकुलर डाल करके कोई एक पॉइंट P ले लीजिए तो OD P और P से C को मिला देंगे तो एक पैरेललोग्राम पुनः यह फॉर्म हो जाएगा। इस तरह का एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम लॉ से यह OP जो होगा हमारा रिजल्टेंट आएगा किसका, OD वेक्टर और OC वेक्टर का। इसलिए D से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे OC के पैरेलल। तो D से परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं, यानी OC जो है ये OC वेक्टर के बराबर D से एक वेक्टर हम लोग डालेंगे और यह जो OD है उतना ही एंगल के पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से ले आएंगे इसको इधर से। तो यह पॉइंट आ गया। अब यह हमारा OP वेक्टर जो है, यह देखिए OP वेक्टर, यही O और यह P पॉइंट मान लेंगे। OP वेक्टर जो है यह हमारा जो है रिजल्टेंट हो गया इसका, OD वेक्टर और OC वेक्टर का। उतना हम लोग लिखेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यह OD वेक्टर प्लस OC वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू OD वेक्टर और प्लस OC वेक्टर। तो OP वेक्टर के मॉड का स्क्वायर निकालिए, तो ये मॉड का स्क्वायर जो होगा यह कितना होगा, तो OD यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुनः यह जो है OC वेक्टर और OD वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना है। इस बीच के एंगल के लिए पुनः आप 3 डायमेंशनल कंसेप्ट पे जाइए। OP OA यह वेक्टर हो गया हमारा OD और यह वेक्टर हो गया OC। तो देखिए यहाँ से OD वेक्टर XY प्लेन में है और OC जो है Z एक्सिस पे है, यानी XY प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल पुनः 90 डिग्री आ रहा है, ये एंगल पुनः देखिए 90 डिग्री आ रहा है यह एंगल। तो ये 90 डिग्री जो एंगल आ रहा है यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री जो एंगल आ रहा है, यानी इस एंगल को यहाँ पे हम दर्शा देते हैं आपको, यह 90 डिग्री आ रहा है। ऐसे देखिए ये 90 डिग्री। इस तरह आपको एक 3 डायमेंशन में समझ में आ रहा होगा कि x y पर परपेंडिकुलर है और OD जो है XY प्लेन में है, OD पर यह परपेंडिकुलर है OC वेक्टर। तो यहाँ पर फिर यह हो जाएगा OD स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर और रूट हट देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है तो पूरा रूट हम लोग हटा देंगे। तो ये डायरेक्ट इतना आ गया। अब इसको हम जो है यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं आप इसके आगे। तो OP वेक्टर के मॉड का स्क्वायर जो है OD स्क्वायर का इक्वेशन 1 से डाल दीजिए। तो AY स्क्वायर जो AX स्क्वायर और प्लस OC जो है वो AZ है, तो AZ स्क्वायर। तो फाइनली OP जो वेक्टर है AX जो है X कंपोनेंट होगा किसका, वेक्टर A का। AY जो है Y कंपोनेंट है किसका, वेक्टर A का। और यह OC जो है Z कंपोनेंट है किसका, वेक्टर A का। इसलिए OP को जो है वो वेक्टर A हम लोग बोलेंगे, OP को वेक्टर A बोलेंगे। इसलिए OP मॉड स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर। अरेंज कर दिया ऑर्डर को, AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो मॉड ऑफ वेक्टर A, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है 3D में तो वह हो जाएगा रूट ओवर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको अंदर ब्लॉक कर लिए, मेमोरी में ब्लॉक कर लिए। अब याद कीजिए 2D में जब हम लोग कंपोजिशन पढ़े थे तो 2D में कंपोजिशन पढ़ने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ा था कि थीटा निकालना था। फाई निकाले थे पैरेललोग्राम लॉ से और बाद में थीटा निकाले थे, उसका अलग अलग क्वाड्रेंट में थीटा अलग अलग आया था, यानी AX x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के साइन के अकॉर्डिंग जो है थीटा का वैल्यू अलग अलग आया था फाई के लिए। तो यहाँ पर भी जो है हम लोग क्या किए हैं, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर A का निकाल लिया। अगर 3 कंपोनेंट दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उस वेक्टर का जिसका कंपोनेंट दिया हुआ है वो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन
जो वेक्टर आया जिसका कंपोनेंट ax ay az दिया हुआ है वह x एक्सिस से कितना एंगल पे है, y एक्सिस से कितना एंगल पे है, z एक्सिस से कितना एंगल पे है। यहाँ 3 डायरेक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस 3 है, इसलिए 3 डिफरेंट डायरेक्शन होगा, x से अलग, y से अलग, z से अलग। अब ये डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे, तो अब हम लोग इसको मिटा रहे हैं और डायरेक्शन को देखिए डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकाल दिया हम लोग का कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में। अब मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इसको केवल याद रखना है आपको मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूला को, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अब हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले जो हमारा वेक्टर a जो आया जिसका कंपोनेंट ax है, यह वेक्टर a जो है x एक्सिस के साथ देखिए यह एंगल बना रहा है, जिस एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्फा। तो फिर ये जो दूसरा वाला कंसेप्ट यहाँ आ जाएगा, इससे मैच करेगा, इसीलिए सेम कलर यूज किए हैं ताकि आपको ये प्लेन ठीक हमारा मैच कर जाए। ये प्लेन दिख रहा है, ब्लू वाला प्लेन जो फॉर्म हो रहा है, ये प्लेन आपको ध्यान देना है। ये प्लेन फॉर्म हो गया हमारा रिजोल्यूशन का, तो इसमें हमारा cos अल्फा डायरेक्ट चाहिए। अल्फा एंगल x डायरेक्शन से लिया किसका, वेक्टर a का, और वेक्टर a के हेड p से परपेंडिकुलर डाल दिए किसके, x कंपोनेंट पे। तो यहाँ हमारा cos अल्फा बराबर हो गया OB बाई OP, OB बराबर है AX बाई मॉड ऑफ वेक्टर A। तो अल्फा बराबर डायरेक्ट cos अल्फा बराबर x कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, यानी ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप ये भी यूज कर सकते हैं, अल्फा बराबर cos इनवर्स x कंपोनेंट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, यह भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह ये ब्लू वाला अगर आपको समझ में आ गया, या प्लेन ब्लू प्लेन जो आपको दिख रहा है ये ब्लू प्लेन। अब ब्लू प्लेन के बाद देखिए हम लोग को y एक्सिस के साथ निकालना है, तो y एक्सिस के साथ निकालेंगे तो ये देखिए y एक्सिस है और y कंपोनेंट हमारा ay है और यह OP हमारा वेक्टर है, तो OP से परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग y एक्सिस पे, यह हमारा 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर। जिस तरह यहाँ पर x वाले में या 90 डिग्री आएगा, उसी तरह या y वाले में 90 डिग्री आ गया। तो अब जो है ध्यान दीजिए यह हमारा O A और B, O A P, O A P जो है एक ट्रायंगुलर प्लेन फॉर्म कर रहा है जिसको ब्लैक से दर्शा रहे हैं, ध्यान देना है आपको, ब्लैक से इस प्लेन को दर्शा रहे हैं O A P प्लेन को, तो ट्रायंगुलर प्लेन बनेगा। और यह y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये भी ब्लैक से दर्शा रहे हैं, इस एंगल को बीटा मान लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPA cos बीटा इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाई OP, OA हो गया AY डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर A, तो y कंपोनेंट cos बीटा is equal to y component by magnitude of vector, यह हो गया। और इसी को बीटा अगर केवल निकालना है तो cos इनवर्स y component by magnitude of vector A, यह निकाल सकते। तो इस तरह y component भी देख रहे हैं cos के टर्म में आया है, यानी कि y एक्सिस को जो एंगल निकाले हुआ एंगल के लिए भी हम लोगों ने cos यूज किया है। x के साथ जो एंगल निकाल रहे हैं फॉर्म अल्फा, y के साथ जो एंगल है वह बीटा, तो अल्फा का भी वैल्यू निकालने के लिए cos इनवर्स लेना पड़ रहा है, बीटा का भी वैल्यू निकालने के लिए cos इनवर्स लेना पड़ रहा है। यानी जो एंगल हम लोगों ने डायरेक्शन से चूज किया रेफरेंस x से और रेफरेंस y एक्सिस से, उसके लिए हम लोग को cos कोसाइन फंक्शन का यूज करना पड़ रहा है। अब इसी तरह हम लोग z एक्सिस से लेंगे, इसी का z एक्सिस से यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPC। अब ये ब्लू वाले में x वाले में आप देख लीजिए, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल OPB लिख सकते थे इसको। अब फ्रॉम ट्रायंगल OPC में देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल OPC से यह एंगल जो है हमारा गामा फॉर्म कर रहा है x z एक्सिस के साथ, वेक्टर A जो है गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को गामा मानेंगे। तो cos गामा इज इक्वल टू OC बाई मॉड ऑफ वेक्टर A, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं OC बाई OP बराबर AZ बाई मॉड ऑफ वेक्टर A।
तो इस तरह cos गामा जो है या z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और अगर केवल गामा लिखेंगे तो यह cos इनवर्स z कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होगा। तो इसको अंदर ड्रॉ करेंगे, मेमोरी में ड्रॉ करेंगे। तो यह हमारा देखिए z डायरेक्शन से भी जो एंगल निकला गामा, यह भी cos के ही टर्म में आ रहा है। इसीलिए cos का टर्म x के साथ भी cos है, y के साथ भी cos है और z के साथ भी cos है। इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस यानी इस अल्फा को बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, बीटा को भी बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, गामा को भी बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा जो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस विद एक्स एक्सिस हो गया, बीटा डायरेक्शन कोसाइंस विद वाई एक्सिस और गामा डायरेक्शन कोसाइंस विद जेड एक्सिस हो गया। यानी कि cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के। तो अब फाइनली टोटल हम लोग को क्या समझ में आया कि यह जो प्लेन है OPC, यह भी एक अलग प्लेन है। इस प्लेन को पुनः रेड से आपको दर्शा रहे हैं। रेड से इस प्लेन को देखिए ताकि 3 डायमेंशनल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्लो बतलाने के पीछे पर्पस यही है कि आपको जो है 3 डायमेंशनल एकदम क्लियर हो जाए। इसलिए कुछ डेंटिंग पेंटिंग जो है यहाँ पर यूज किया जा रहा है ताकि आपको 3 डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ताकि आगे 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। तो यह देखिए OCP, यह रेड वाला एक अलग प्लेन है, ब्लू वाला एक अलग प्लेन है और ब्लैक वाला एक अलग प्लेन है। एक्स के साथ अल्फा है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए का, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ गामा है। अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब आपको जो है निकालना है, एक क्वेश्चन इस पे बनाना है। तो यह हो गया कंपोजिशन, जिससे डायरेक्शन निकाल लिया और पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब जरा आप कंपेयर करके देखिए तो जो रिजोल्यूशन में हम लोग पढ़े थे वही कंपोजिशन में भी पढ़ेंगे। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वाई एक्सिस को आगे एक्सवाई प्लेन को बढ़ा देते और यहाँ से वेक्टर को ऊपर डाल देते और ये यहाँ से, तो यह भी हमारा कन्वर्ट हो जाता सेम डायग्राम में। जो डायग्राम यह है वही डायग्राम यह है, सेम में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इतना हम लोग कर देते चेंजिंग। तो रिजोल्यूशन का और कंपोजिशन का दोनों आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग को बनाना है यानी लिखना है इसको। तो उस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन लिखने के पहले फॉर्मूला इसको देखिए। जो फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले हैं अल्फा बीटा गामा, उसके लिए फॉर्मूला देखिए और कंपोजिशन में जो फॉर्मूला निकाले हैं। तो फाइनली समझिए हम लोग को आया कि कोई भी वेक्टर ए है 3 डायमेंशन में, तो उसका मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर होगा और x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसको कोसाइन से डिनोट करेंगे। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा x कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, y एक्सिस के साथ cos बीटा तो y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और z एक्सिस के साथ cos गामा, z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है। अब इसी को रिजोल्यूशन में हम लोग यहाँ पर पढ़े थे, इसको देखिए। इसी को रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करके हम लोगों ने पढ़ा था। 1 मिनट लाइन आ जाती है किसी। पुनः देखिए यार x कंपोनेंट जो है ax इज इक्वल टू हो जाएगा a, मोड को a लिख रहे हैं, a cos अल्फा जो x कंपोनेंट में हम लोगों ने निकाला था रिजोल्यूशन में। और दूसरा देखिए इसके लिए y कंपोनेंट आ जाएगा a cos बीटा रिजोल्यूशन में। और तीसरा z कंपोनेंट के लिए देखिए az बराबर a cos गामा। तो हम लोग यहाँ से भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं इस रिजोल्यूशन से कंपोजिशन में, ऐसे ऐसे कंपोजिशन में इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट यहाँ देखिए एक
पूरा पार्ट डॉट 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 करके आपको ले रहे हैं। ये पूरा पार्ट जो है एक कंपोजिशन का पार्ट है। ये पूरा का पूरा ये बता रहा है, ये डायग्राम जो प्रोसेस हो गया कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोजिशन के लिए क्या समरी हो गया, और रिजोल्यूशन के लिए जो है इस पूरे पार्ट को देखिए। रिजोल्यूशन के लिए हम लोग बना रहे हैं ब्लू का सर्किल और इसको कनेक्ट कर रहे हैं इस डायग्राम से, तो यह प्रोसेस हो गया रिजोल्यूशन का। तो इस तरह इतना ही से आपको पूरा क्लियर हो गया, इतना ही आपको ध्यान रखना है। एक तो यह ध्यान रख लीजिए, एक या चार या फिर चार या ऑटोमेटिक दोनों कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक हो गया आइदर दिस 4 और दिस 4, ब्लू वाला को इसके साथ भी ले सकते हो, मैग्नीट्यूड और या, ये तीनों रेजोल्यूशन और ये चारों मिलकर कंपोजिशन बना रहा है। अब प्रॉब्लम देखिए, इसका पहला प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, व्हाट इज द स्क्वायर्स ऑफ, व्हाट इज द सम ऑफ squares of direction cosines of a vector। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होगा। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन हुआ वह देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सो देखिए डायरेक्शन कोसाइन हुआ क्या, cos अल्फा, स्क्वायर करना है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब यह वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा यहाँ से निकालिए, cos स्क्वायर अल्फा हो गया आपका ax स्क्वायर बटा मॉड a का स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा ay स्क्वायर बाय मॉड a का स्क्वायर, az स्क्वायर cos गामा बाय मॉड a का स्क्वायर। अब इस तीनों को जोड़िए, एलसीएम सेम होगा तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड a का स्क्वायर। अब मॉड a का फॉर्मूला यहाँ से पुट कीजिए, मॉड a का फॉर्मूला पुट करेंगे तो यह स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये रूट हट जाएगा इसका, यह हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर डिवाइडेड बाय पुनः ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये पूरा कर करके आ गया 1। तो इस तरह व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर, इसका आंसर हो गया 1 आंसर हो गया इसका। अब इसी तरह कभी कभी आपको पूछता है कि दूसरा प्रॉब्लम यहाँ देते हैं, जगह है आ जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम आपको रहेगा कि साइन स्क्वायर अल्फा, यानी व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स के जगह स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन साइंस का है, यानी साइन के टर्म में निकालना है। तो उसी को दूसरे प्रॉब्लम में हम लोग बोल रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसको लिख देते हैं दोबारा, पहले वाले को मिटा करके। What is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma, where alpha, beta and gamma are the direction cosines, are the angles with angles formed by a vector angles vector with x, y and z axis, एक्सेस लिखेंगे प्लूरल वर्ड में एक्सेस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म बाय ए वेक्टर नहीं लिखेंगे, बाय ए वेक्टर विथ लगाना जरूरी है।
तो विथ लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ हमारा देखिए कोई वेक्टर ए है, या देखिए वेक्टर ए है, तो यह वेक्टर जो है y एक्सिस लेते हैं, तो विथ y एक्सिस के साथ यह एंगल बना रहा है जो बीटा है। लेकिन अगर हम लोग कंसेप्ट में लेते हैं कि वेक्टर ए y एक्सिस पर कितना एंगल बना रहा है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, वेक्टर के हेड से और टेल से y एक्सिस के उस पॉइंट को ज्वाइन कराना पड़ता है जिस पॉइंट पे एंगल पूछ रहा है, तो यह एंगल आ जाएगा। यानी एंगल फॉर्म बाय वेक्टर ए ऑन y एक्सिस बोले तो वह यह एंगल होगा, लेकिन एंगल फॉर्म बाय वेक्टर ए विथ y एक्सिस बोले तो वह एंगल यह होगा बीटा। इसलिए विथ वर्ड यहाँ लिखना जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, केवल y लिख करके नहीं छोड़ देंगे, नहीं तो एंगल बदल जाएगा। इसी तरह y के लिए जैसे समझाया है उसी तरह x के लिए भी होगा, उसी तरह z के लिए भी होगा। तो अब फाइनली निकालिए अल्फा बीटा क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, आप समझ गए। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 यह हो गया हमारा 3 माइनस कॉमन ले लीजिए कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू 1 आता है, तो ये पूरा वैल्यू जो है 1 हो गया, तो इस तरह 2 आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया हमारा 2, फर्स्ट वाले का आंसर जो है 1। इस तरह हम लोग 3 डायमेंशन में जो है कोई भी वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और कंपोनेंट दिया हुआ है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का x y z से एंगल निकाल सकते हैं। इसके लिए यही ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इस पूरे ट्रिक को, ठीक है ना, इंटरचेंज करके एक पूरा, अदरवाइज केवल 4 पार्ट ये पूरा याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर नोटेशन, मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन।